Hello everyone, I welcome you on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is evolution of retail banking. इससे पहले के सेशंस में हम लोग इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में बात कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और की टर्म्स को हम लोगों ने समझा और इसके अलावा एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स इन रिटेल बैंकिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी लोग पहली बार हमारे साथ इस सेशन के ऊपर जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर के ज़रूर देख लें सो दैट कि आपको एक कंसेप्चुअल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो देखिए 1960s के अंदर जो भी हमारे बैंक्स थे वो मेनली केटर कर रहे थे टू द कॉरपोरेट और क्लास क्लाइंट्स। इट मींस वो उन क्लाइंट्स या उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड और हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स माने जाते थे। उनके पास ऑलरेडी सरप्लस फंड्स थे, उनको केटर किया जा रहा था बाय द बैंक्स। उसके बाद इन बैंक्स के द्वारा अपने फंक्शंस के बेसिस पे खुद को डिवाइड कर लिया गया इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे वो इन हाई नेटवर्थ कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सॉल्यूशंस या फिर स्ट्रेटेजीज बताया करते थे। इसके अलावा जो ये मर्चेंट बैंक्स थे, दीज मर्चेंट बैंक्स वर हेल्पिंग द हाई नेटवर्थ कस्टमर्स और द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मर्जर एंड एक्विजिशंस, या फिर फंड रेज करने में हेल्प करते थे विद द हेल्प ऑफ IPOs, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आफ्टर दैट जब बैंक्स को ये समझ आया कि हम लोगों को सिर्फ कॉरपोरेट या फिर बड़े क्लाइंट्स को ही केटर नहीं करना है, वी ऑल्सो नीड टू इनकलकेट मास कस्टमर्स विद इन द बैंकिंग सर्विसेज, तो फिर दो हिस्सों में इन्होंने बैंकिंग को डिवाइड किया, कॉरपोरेट एंड रिटेल बैंकिंग। अब कॉरपोरेट बैंक्स जो थे उसके अंदर हम जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे वो पर्टिकुलरली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते थे टू द हाई नेटवर्थ कस्टमर्स और कॉरपोरेट क्लाइंट्स। और रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो थे वो लार्ज नंबर ऑफ मास कस्टमर्स को डील कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रही तो आज के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें फिजिकल बैंकिंग को। डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप लोग अपने सभी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही अवेल कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिटेल बैंकिंग जो थी वो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इवॉल्व होकर के आई, किस तरह से कॉरपोरेट क्लाइंट से जो बैंक्स थे वो शिफ्ट हुए टुवर्ड्स द मास क्लाइंट्स या फिर मास नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब हम इंडिया के अंदर जो ये रिटेल बैंकिंग का सिनेरियो रहा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1970s के अंदर इंडिया के अंदर कुछ फॉरेन बैंक सेटअप होते हैं जिनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, बार्कलेज, RBS एंड DBS। अब ये जो बैंक्स थे इनमें सिटी बैंक वॉज द बैंक जो क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को फंड्स अवेलेबल करवाने का काम था वो स्टार्ट किया गया बाय द सिटी बैंक। अब क्योंकि ये फॉरेन बैंक्स ऑलरेडी जो था वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, इनके अंदर जो डेटा था दैट वाज बीइंग स्टोर्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा। जब ये फॉरेन बैंक्स जो हैं वो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे, दोज पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेस्ड अ वेरी टफ कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरेन बैंक्स। क्यों? क्योंकि जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे ये तो ऑलरेडी अपने ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे थे, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे ये बैंक्स, तो इसलिए इनको जो था वो बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा ड्यू टू द एंट्री ऑफ दिस फॉरेन बैंक्स इन द इंडियन मार्केट। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक उन बैंक्स में थे जिन्होंने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, तीनों तरह के बैंक्स जो थे वो एक टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे इंडियन मार्केट के रिस्पेक्ट में। अब इनके अंदर जो है वो रिटेल वॉर छिड़ जाता है बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, CRM दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और किस किस के बीच में? प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलॉन्ग विद NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो मतलब प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, इन सब ने अब सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को टैकल करना है बाय मेंटेनिंग अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग डिजिटल और टेक सेवी प्लेटफॉर्म टू द कस्टमर्स। तो इस तरह से इंडियन जो मार्केट है उसके अंदर रिटेल बैंकिंग के सिनेरियो को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब हमारे पास आपकी बुक के अंदर RBI के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं।
तो इस जो ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा पब्लिश की गई, यहाँ पे हम लोगों ने 2019, 20 और 21 3 ईयर्स को कंपैरिजन बेसिस पे देखा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के। मतलब जो रिटेल एसेट्स, दैट मीन्स रिटेल एसेट्स हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है कि लोन्स वगैरह जो हैं ये सभी रिटेल एसेट का पार्ट बनते हैं अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डिराइव करते हैं हम लोग कि जो रिटेल बैंकिंग का जो पोर्टफोलियो है दैट वाज ग्रोइंग इन अ डबल डिजिट। इट मीन्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 2019 में टोटल रिटेल लोन्स की जो फिगर है वो 23,043 है। 2020 में इंक्रीज होती है, 2021 में इट ऑल्सो इंक्रीज। सो हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो है वो बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अब हम अगर रिटेल लोन में भी पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन में जो है हम लोग जो है वो मोर देन 50% हाउसिंग लोन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। मतलब जितने भी बैंक्स के द्वारा लोन्स जो थे वो ऑफर किए गए उनमें से 50% से ज्यादा लोन्स जो थे वो कौन से थे? हाउसिंग लोन्स थे। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ रिटेल एसेट टू द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो टोटल एसेट्स हैं, उनके पास जो टोटल एसेट्स हैं उन एसेट्स की अगर हम रेशियो को कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि परसेंटेज शेयर ऑफ रिटेल टू द टोटल एडवांसेस ये भी कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो ग्रो करता जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। इसी तरह से एटीएम्स के रिगार्डिंग भी फाइंडिंग्स दी गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। तो अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस कवर्ड अंडर सीबीएस क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इन ब्रांचेस का नंबर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हम लोग जो देखते हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो 100% ऑफ एटीएम नेटवर्क ब्रांचेस आर बीइंग कवर्ड अंडर सीबीएस, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Option A, bank's retail loan portfolio registered double digit growth in 2021. Option B, percentage of retail loan out of total lending has continued to decline. Option C, 100% branches are covered under CBS. Option D, ATM as a percentage of bank branches are higher. So यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट आप लोगों से पूछा गया है। तो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया था दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑन रिटेल मार्केटिंग। योर ऑप्शंस वर पोटेंशियल फॉर आईटी कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन बी पॉसिबल एनपीएज, ऑप्शन सी पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक रन, ऑप्शन डी स्टेबल क्रेडिट साइकिल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज स्टेबल क्रेडिट साइकिल। अब अगर स्टेबल क्रेडिट साइकिल है दैट विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट, दैट विल बी रेदर एन एडवांटेज फॉर द रिटेल मार्केटिंग। So the right answer for this question will be option D. So this was a brief discussion. So if you people like this session, you can share and subscribe this session as well. If you have any queries, you can mail us on hello@edutab.co.in. Also you can visit our website, that is www.edutab.co.in. So that is all for today's session. Jai Hind.